सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लकी मरवत में एक धमाका हुआ आईडी का, जो वो बारूदी सुरंगें जो बिछाई गई हैं। बहुत हद तक तो आपको पता है कि ऑपरेशन में क्लीन अप कर दिया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है जितनी भी क्लीनिंग अप की जाए कहीं ना कहीं ये मवाद मिल जाता है। उसमें पाक अफवाज के अफसर समेत 7 जवान शहीद हुए हैं। ये थोड़ी देर पहले का ही वाक़या है और अभी हमें ये ISPR से पता चला है। अफसोसनाक खबर है, जाहिर सी बात है। इसमें एक पाक फ़ौज के कैप्टन थे, ऑब्वियसली वेरी यंग, 7 सिक्योरिटी एहलकार थे और उनको जो इलाके में जो दहशत गर्दी के हवाले से इत्तलात थी उसके ख़ात्मे के लिए एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था। सो अनफॉर्चुनेटली ये हादसा उस वक़्त पेश आया जब फोर्सेस दहशत गर्दी के हवाले से ये लड़ रहे थे, उसके एरिया को क्लीन अप करने के लिए और सर्च कर रहे थे, तो एक बारूदी सुरंग से गाड़ी टकरा गई और उसकी वजह से जामे शहादत नोश की। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और अफसोसनाक खबर है। जाहिर सी बात है, हम खबर पढ़ देते हैं और ख़बर पर अफसोस भी कर लेते हैं। बहुत सारी जगह से और भी इस वक्त पैगामात आ जाएंगे वज़ीर आज़म के, सदर मुमलिकत के, दीगर लोगों के, लेकिन जिनके घरों पर जवान बच्चों की शोहदा की लाशें जाती हैं जो कि वतन पे कुर्बान होती हैं, ये उन्हीं को एहसास होता है या उन्हीं की फैमिलीज़ जो हैं वो किस कर्ब से गुज़रती हैं और फिर भी दिल बड़ा रखती हैं। स्पेशली इस माहौल में आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, इस माहौल में दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ माय ओपनिंग, लेकिन इस माहौल में जबकि अफवाज पाकिस्तान पर हर तरफ से यलगार है और बदतरीन मैं कहूँगी कि शदीद तरीन उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, उनके हर फैसले पर, चाहे वो उनका हो या ना हो। और बहरहाल कुछ फैसले ज़ाहिर है उनके हैं जिन पे तनकीद जायज़ भी है, लेकिन ओवरऑल अफवाज पाकिस्तान के यंग ऑफिसर्स जो जाने दे रहे हैं उनकी और उनकी फैमिलीज़ पर क्या असर होता है, स्पेशली जो सोशल मीडिया पे एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि अफसोसनाक किस्म की मुहिम चलाई जा रही है, विच इज़ जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब है कि इट्स एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि अगर वो किसी भी इंसान के ख़िलाफ़ चलाई जाए तो वो आप भी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, ना मैं ना आप। उनका दिल तो फिर भी काफ़ी बड़ा है कि बर्दाश्त कर रहे हैं। बहरहाल आज की प्रोग्राम की तरफ आते हैं। फर्स्ट सेगमेंट में आज हमें हलीम आदिल शेख साहब ने ज्वाइन किया है, सिंध के सदर हैं। तहरीक एक लंबा अरसा जेल में गुजारा, तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ा। ऑल्दो के हलीम आदिल शेख साहब की जो फैमिली है, देव बीन वेरी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट और हमेशा इन्होंने अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया, बट कड़ा वक्त था, ही डिड नॉट लीव। हालांकि एक्सपेक्टेशंस ये थी कि वो लोग जो कि बहुत अरसे से तहरीक इंसाफ के साथ हैं और बहुत डंके से वो ये कहते थे कि वो खान साहब के पुराने दोस्त हैं, जाने भी देने के लिए कुर्बान हैं, वक्त आने पर ऐसे भागे कि सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही काफ़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब। ऑब्वियसली पीपल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू कि आपने उस वक्त में साथ दिया, जबकि जैसे मैंने कहा कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने हमेशा आपकी फैमिली ने अफवाज पाकिस्तान के लिए एक स्टैंड लिया है। लेकिन 9 मई के बाद जिस तरह, क्योंकि आप तहरीक इंसाफ के ओवरऑल पे बात करेंगे हम पाकिस्तान में, आज एक जो हमाद अजहर साहब को और उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं को पकड़ा गया, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा मतलब अफसोसनाक बात है कि कोई जलसा या जुलूस वो करते हैं तो वो जो नया बिल लेके आए हैं इसकी जद में अब लोगों को पकड़ लेंगे। बट स्टार्टिंग फ्रॉम सिंध, हलीम आदिल शेख साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कितना अरसा जेल में गुजारा आपने? मैंने 5.5 महीने जेल में गुजारे और सेंट्रल जेल में, और मैं CSW में था, जिसे आपको बताऊं कि CSW कंडेम्ड सिक्योरिटी वार्ड वो होता है कि जहां उन कैदियों को जिनको ब्लैक वारंट निकल जाते हैं फांसी के, उनको जहाँ रखा जाता है। और ये ऑन एयर कह रहा हूँ, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जवाब देना चाहे, कोई जेल अथॉरिटीज अगर इसको रिबटल देना चाहें तो दे सकती हैं। CSW कंडेम्ड सिक्योरिटी वार्ड, जिसे उर्फ आम में फांसी गार्ड कहा जाता है, आइसोलेशन है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। ऑन एयर कह रहा हूँ जैस्मीन साहिबा से, जो किसी से भी ले सकती हैं, 5.5 महीने, ये कहना चाहूंगा।
हलीमा आदिल शेख साहब, ये बताइए कि आप पे इल्जाम क्या था? दहशतगर्द, 9 मई, न जाने क्या क्या, मुल्क दुश्मन। अभी परसों हमने कोयटा में जलसा किया, उसके ऊपर कल गद्दारी का मुकदमा दाखिल हो गया पशीन में कि जी हमने जलसा करना, मतलब आजकल जलसा करना जो हमारे आईनी हक है, कन्वेंशन करना, तो इसी किस्म के इल्जाम थे, जिसमें 9 मई के भी थे, न जाने कौन कौन से थे। और मैं बताता चलूं, जिस दिन मुझे पकड़ा था हाई कोर्ट से 30 अगस्त को, जब मैं सारी बेल करा के आया था, हाई कोर्ट से मुझे गिरफ्तार किया गया था और उसके ऊपर केस बना था, यानी मादल ने पुलिस पे हमला किया, ये किया वो किया, उसमें मैं बरी हो चुका। कई केसेस में मैं 41 हो गए थे, 10 में 9 मई की तारीख को, 9 मई के जो वाकया है, उस हवाले से जो आपने इंस्टिगेशन वगैरह करवाई, उस पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, इंस्टिगेशन हमने रुकवाई, रियलिटी किसी को पता नहीं होती। वो एक बड़ा इन्होंने मेरा तस्वीर चलाई थी कि जी मैंने रुमाल पहना हुआ था और मैंने डंडा लिया हुआ था। रुमाल इसलिए था और वो गीला भी था और मैं भी गीला था, इसलिए कि आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी। हम लोग 25, आपको पता है रिजीम चेंज के बाद जो हमारे साथ हो रहा है, हमें पता है आंसू गैस की शेलिंग होगी, हम रुमाल लेके निकलते हैं और गीला भी उसको करके निकलते हैं। और वो हमारे पास सबूत मौजूद है कि वो डंडा कुछ लोग बस को तोड़ रहे थे, हमने जाके उनसे छीना था, छीन के जब मैं मुड़ा तो तस्वीर खिंच गई, तो इंस्टिगेट नहीं किया हमने। प्रोटेस्ट करना हमारा हक था, वो आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, हमेशा करेंगे, क्योंकि वो हमारा आईनी हक है, वो कोई छीन नहीं सकता। लेकिन हमने कोई, आप देखिए ना, जिन लोगों ने जो पकड़े भी गए, जिनकी वीडियोस थी कि जी हमने ये जलाया, हमने वो जलाया, कोई भी पीटीआई का नहीं था, तो हमने इंस्टिगेट नहीं किया। नहीं, बहुत सारे लोग पीटीआई के थे, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं और उसके अलावा उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे आके अपने बयानात दिए हैं, बल्कि अपनी वीडियोस बना के डाली हैं, जिन्ना हाउस की हो या कराची की हो या पेशावर की हो या टेक्सला की हो या मियावाली की हो, और बड़े शौक से अपने कोई उन्होंने अपने फेसेस भी कवर नहीं किए और बाकायदा तौर पर मतलब है, आप ये नहीं कह सकते कि उसमें तहरीक इंसाफ वाले नहीं थे। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि एक प्लानिंग के तहत बाकायदा तौर पर एक प्लान बनाया जा रहा था, उकसाया जा रहा था, पहले से ही अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज गर्म किया जा रहा था, और ये समझ में नहीं आ रही कि वो करना क्या चाहते थे उस दिन आप लोग, मतलब मकसद क्या था उसका? प्रोटेस्ट करना आपका हक है, लेकिन आप तोड़ फोड़, जलाओ, घिराव करना और प्राइवेट प्रॉपर्टी को और अफवाज पाकिस्तान को भी और अफवाज पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के सिविलियंस को भी, यू आर नॉट बाउंड एंड अलाउड टू हर्ट एनीबडी। तो ये तो आप लोगों ने किया ना। जैस्मीन, आपने सवाल बहुत बड़ा कर दिया, तो बराबर में जवाब मुझे उसका पूरा देने दीजिएगा। जरूर। एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिम्मेदार, ओहदेदार, वो किसी जगह नहीं पाया गया कि उसने जिना हाउस के अंदर घुसा हो या कराची में उसने किसी को आग लगाई हो। कोई भी, मैं कहता हूँ, ओहदेदार और जिम्मेदार कोई मेंबर, कोई पार्लियामेंटेरियन, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो आज की बात कर रही, वो गाड़ी में बाहर थी और वो कह रही थी बाहर निकलो। एक भी हमारा एजाज चौधरी साहब हो, कोई भी ऐसा नहीं था। बाकी आम लोग कौन थे? आम पाकिस्तानी है, हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाइए ताकि पता चले। जुडिशल कमीशन हम नहीं कह रहे हमारा बना दें, जजेस को बना दें, मीडिया को भी डाल दें उसके अंदर, कोई सीनियर, कोई बड़े CPNE नहीं, लेकिन आपके खिलाफ बाकायदा अलीम आदिल शेख साहब, आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग, और देखें फिर उसके बाद तसलसल से चले, लेट्स अज्यूम आपने ये नहीं किया, आप कहते हैं ये प्लीज मैं आपसे, मैंने एक मिनट प्लीज, अच्छा कंप्लीट नहीं किया आपने, ओके कर ले। देखिए, नहीं, आपका बड़ा लंबा सवाल है, मुझे पता है सवाल आपने करना है, लेकिन जवाब दे रहा हूं मैं, सवाल पे एतराज नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ, किसी जगह हमारा कोई ओहदेदार को तो उसके अंदर शामिल नहीं था। हमने जो वीडियोस बनाई गई अंदर जेल में, किससे क्या कहलवा लो, अभी किसी को भेज दें, अभी आप 2 दिन भेज दें, वापस आके जो चाहेंगे वो बोल देगा। बात यह है कि कोई इतराफ जो हमने, आपने क्यों नहीं बोला? ये फौज हमारी है, देखिए ये फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा। आपने इंट्रो में कहा कि हमारे वास्ते थे, अब कहाँ खराब है? मतलब ये मुल्क, ये फौज, ये फौजी सब हमारे हैं। किसने कह दिया कि हम खिलाफ हैं? कौन कहता है हम खिलाफ हैं? चंद लोगों की पॉलिसी से इख्तलाफ है, वो भी पॉलिसी से इख्तलाफ है, जाती हमारा इख्तलाफ किसी से नहीं है, वो नहीं है, हमारा स्टैंड है। हम समझ सकते हैं कि इमरान खान इस पाकिस्तान के लिए जरूरी है, हम इसलिए फौज के साथ हैं और साथ थे कि पाकिस्तान और फौज लाजिम मलजूम है। हम इसलिए इमरान खान के साथ हैं और सारी जिंदगी रहेंगे इंशाल्लाह कि इमरान खान और पाकिस्तान लाजिम मलजूम है। अच्छा ठीक है अलीम आदिल शेख साहब, इमरान खान जरूरी है। ठीक है, ये तो आपके एक्शन से पता चल गया, जो लोगों ने सस्टेन किया, जिन्होंने मारे खाई, जिन्होंने बर्दाश्त किया, जिसमें के ऑब्वियसली मतलब है ख़वातीन बहुत बड़े, चले मर्द हजरात तो
ये है ना कि जब मार्शल लॉ के दौरों में और दीगर दौरों में सहाफ़ियों ने, आदमियों ने बड़े डंडे खाए, पीपल्स पार्टी ने भी खाए, लेकिन आपकी मतलब है जो तबका लेट्स से आपको फॉलो करता है और मतलब है जो कि एक बड़े पैमाने पे आपकी सपोर्ट बेस है, वो पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां, उनको तो आदत नहीं थी ना ये मारे खाने की रोडों पर और इस तरह आंसू गैस और शेलिंग। बड़ा बर्दाश्त किया, खवातीन ने भी बड़ा बर्दाश्त किया, नो डाउट अबाउट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीपल हु लेफ्ट यू। अभी आपने खुद ये कहा कि किसी को भी 3 दिन जेल में रखो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लो, तो आप 5.5 महीने जेल में थे, आपने क्यों नहीं की ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, ईमान की पुख्तगी होनी चाहिए। मैं नहीं समझ रहा कि मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया, बस हमने अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले किया और अल्लाह ताला दुआ मांगी कि अल्लाह ताला हिम्मत अता फरमाए। और ये इसमें कुछ नहीं है, कुदरत का रहम है, कुदरत का करम है, अल्लाह ताला का रहम है। और दूसरी बात, मैं समझ सकता हूँ कि शायद उनका तवक्कल कमजोर होगा, चूंकि वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला देता है, रिस्क अल्लाह ताला देता है, जिंदगी मौत अल्लाह ताला जब देता है तो फिर क्या डरना हालात से, क्या डरना किसी बात से। आज बात यह है कि बहुत सारे लोग जो उस वक्त चले गए, आज वो रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, जहाज पे जाते हैं तो शर्माते हुए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अच्छा, कराची की सारी क़यादत, अलीम आदिल शेख साहब, कराची की सारी क़यादत जो के बड़े बड़े दावे थे उनके, और दावे उनके ऐसे थे कि जीने मरने की उन्होंने तो कस्में खाई हुई थी खान साहब के लिए, एंड प्राइवेट गैदरिंग्स में हम उनको देखते थे, वो खान साहब की गाड़ी चलाते थे, उन्होंने बड़े बड़े वफाकी ओहदे लिए। मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली आई थिंक मेरे ख्याल से लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नर ओनली, शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे या मतलब है इतनी लंबी इतनी बड़ी दोस्ती। पहले तो ये बात तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची के लिए कुछ नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली आपस की अपनी इतनी लड़ाइयाँ थी आप लोगों की, और फेडरल ओहदे लेने के बाद तो सारा टाइम यहाँ के MNAs वहाँ बैठे रहते थे ना, तो वो मतलब है फिर क्या हुआ? अब उनकी क्या गुंजाइश है? क्या उनको पार्टी में माफ कर दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा? अगर वो आके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और रोते हैं और कहते हैं जी हमसे गलती हो गई, तो उनका फ्यूचर क्या है आपकी पार्टी में? देखिए, पहले तो मैं आपके उस जुमले को बिल्कुल रद्द करता हूं कि कराची के लिए कुछ नहीं किया। 18वीं तरमीम के बावजूद कि जबकि यहाँ हमने कुछ करना चाहा तो उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जा रही है, उसके बावजूद K4 के लिए अनलिमिटेड फंड्स की जो अप्रूवल था वो हमने किया, KCR का इफ्तिताह हमने किया, उसके अलावा ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हमने किया। ये 5 नाले जो थे जिसमें से 3 बन गए वो नहीं होते, हर साल वो आप देख रहे थे गटरों में डूब रहे होते थे सब लोग, वो हमने किया। उसके बाद हम बहुत कुछ, मैं बताना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी ने 15 साल के अंदर टोटल जो डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया वो 2000 अरब है। पीटीआई गवर्नमेंट ने 1100 अरब का एक पैकेज था जिसमें 625 अरब वफाक की जानिब से थे और उसके बाद 446 अरब का इंटीरियर सिंध में किया था। 1000 अरब 3.5 साल के अंदर किए। 2 साल कोरोना के अंदर हमारा गुजर गया। 55 अरब रुपए 12-12 हजार करके सिंध के अंदर दिए। तो इस कराची के लिए हमने फिर भी बहुत कुछ किया जो इन्होंने कुछ नहीं किया था, जबकि ना हमें पहले 165 अरब करने दिए, माल खपे, प्रोजेक्ट ना लेकर आओ। उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर को कप्तान भी बना दिया, उसका जो एक कमेटी बनी थी, उसके बावजूद हमारे फंड्स अल्हम्दुलिल्लाह आए। और जो मैंने साहब को बताया, KCR, फ्रेट टर्मिनल, ग्रीन लाइन, नाले, K4 हमारे हिस्से का काम किया। तो ये, और दूसरी बात, MNAs के हलकों के अंदर काम हुआ, MNAs के इलाकों के अंदर काम हुआ। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले थी हमारी 14 सीटें, अब अल्हम्दुलिल्लाह 20 सीटें हैं कराची के अंदर। तो अगर काम ना किया होता तो ये ना होता। 35 सीटें हमारी जो ओवरऑल से तो कराची हैदराबाद के अंदर फॉर्म 45 के ऊपर है। मुझे 84,000 वोट मिले हैं और जो मेरे सामने साहब लड़े थे उनको कोई जो हमारे अपने थे पहले हमारे साथ, जिन्हें इमरान खान की, उन्हें 170 वोट मिले हैं और MQ को 9000 वोट मिले हैं। अगर हमने ना कुछ किया होता, इमरान खान कराची में ना होते, तो ये आपका दावा ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 20 सीटें कराची की हम जीते हैं और मेजॉरिटी MP। चले ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं ना ये चले ठीक है, काम पे फिर एक दिन और फिर एक और शो रख लेंगे तफसीली, क्योंकि उस हवाले से मैं अभी कोई कॉन्क्रीट इतनी तैयारी करके नहीं लाई कि मैं आपको हर चीज़ का जवाब दूं, तो इसलिए मैं उस बहस में उलझना नहीं चाहती। यकीनन आपने किया होगा, लेकिन वो काम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उस लेवल पर हमें नजर नहीं आया, बिकॉज यहाँ पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, वफाक में आपकी गवर्नमेंट थी और आपकी अपनी भी मजबूरियां थी। लेकिन आपके जो MNAs यहाँ से इलेक्ट हुए थे और फिर जो वो भागे और फिर एक और पार्टी बनाई गई IPP के नाम से, और फिर बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो मरा 400-500 वोट भी ना ले सके, यानी कि बल्कि वो तो बिल्कुल ही फारिग हो गए, उनको अवाम ने मेरे ख्याल से बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया।
लेकिन वो लोग जो आपको छोड़ के चले गए थे, क्या उनकी वापस पार्टी में अब आने की गुंजाइश है? अगर वो हालात के मद्देनजर माफी मांग लेते हैं या कह देते हैं कि जी हमारे भी सरों पर तलवारें रखी गई थी, हम नहीं बर्दाश्त कर सके और अब हम वापस आना चाहते हैं। जैसे मैं आपके 2-3 नाम ले लेती हूँ, अली जैदी साहब हैं, उसके अलावा इमरान इस्माइल साहब हैं, और ये दो तो बड़े प्रोमिनेंट है कराची के, और एक वो आपके फॉर्मर दोस्त भी हैं आपके पार्टी के की पूरी, उन्होंने यहाँ पे बड़ी फंडिंग भी सब कुछ किया, और फिर वो अब पता नहीं किस पार्टी में चले गए हैं। वाडा साहब की मैं बात कर रही हूँ। तो कोई गुंजाइश है इन लोगों के लिए? देखिए जैस्मिन, बात यह है कि बड़ी उसूली सी बात है। एक तो ये है कि उस दिन जब मैं लास्ट मंथ खान साहब से मिला था तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये मेरे सामने ये पार्टी रहेगी। उस वक्त हम 6-7 लोग बैठे थे, मैं असद कैसर थे, शिबली फराज साहब थे, कमल शोजेब थी और ओन साहब थे। खान साहब ने कहा ये पार्टी रहेगी। अच्छा हुआ गन साफ हो गया, जिसने जाना था चला गया। देखिए हम समझते हैं कि इमरान खान साहब जो आज जेल के अंदर है उसकी जिम्मेदार ये लोग भी हैं। क्यों कि जब ये आते ही इन्होंने वो हॉट सीट के ऊपर इस्लामाबाद में प्रेस क्लब में जाना शुरू कर दिया, वीडियोस आना शुरू, 2 दिन में ये गया ये गया ये गया ये गया, तो परसेप्शन डेवलप हो गई कि पीटीआई तो खत्म हो गई, लोग खत्म हो गए, ये हो गया। जिसके ऊपर फिर उनकी हिम्मत हुई कि खान साहब को भी अंदर कर दिया। वो तो 8 फरवरी की रात को 12 बजे पता चला कि पार्टी खत्म नहीं हुई, पार्टी तो शुरू हुई है। पता चल गया कि ये तो सीटें 180 आ रही हैं। तो ये इन लोगों ने ज्यादती की, खड़े रहना होता है। देखिए एक पार्टी ने मुझे इज्जत दी है, मैं देखिए मैं क्यों, एक पार्टी की वजह से मुझे इज्जत मिली, मुझे शनाख्त मिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी सियासत में था, लेकिन मुझे समझता हूँ पीटीआई में आने के बाद जो आज 10वां साल है, जिस अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का रवैया तब्दील हुआ, अगर मैं ये तो हरामखोरी हो गई ना जी, ये तो 2 नंबरी हो गई ना जी। तो लोग माफ नहीं करते। मैं समझता हूँ इन लोगों की वापसी नहीं होनी चाहिए और मुझे लगती भी नहीं है। लेकिन बात यह कि सारा इख्तियार खान साहब का होगा। लेकिन पार्टी में अभी तक जो कंसेंसस है कि जिन्होंने बुरे वक्त पे डिच किया, गद्दारी की, पीठ में छुरा घोंपा, और हम समझते हैं कि खान साहब को पकड़ा जाना, खान साहब की गिरफ्तारी वो इनकी वजह से है कि उन्होंने कहा पार्टी तो खत्म हो गई। इसलिए ना इन्हें आना चाहिए ना ये आएंगे। लेकिन इमरान खान का जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल करना है। पार्टी का अभी तक फैसला है कि इनको वापस नहीं लेना, क्योंकि खान साहब का है कि जी गन साफ हो गया। कमजोर लोग चले गए, गद्दार लोग चले गए, करप्ट लोग चले गए। ये तमाम 3 कैटेगरीज है। एक वो थे जो थे किसी उसमें आसरे में, एक वो थे जो वीक है। देखे खड़े तो होना पड़ता है ना, जिंदगी में मुश्किलात आती है। बुरे हालात में अगर खड़े नहीं होंगे तो कब खड़े होंगे? खाली फेडरल मिनिस्ट्रीज लेने के लिए और जलसे करने के लिए ऐसा नहीं होता। हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज पर जब बुरा वक्त आता है तो खड़े होना पड़ता है। अली मादिल शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया था, सिंध के प्रेसिडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये खत्म हुआ, एक ब्रेक लेते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द कमिंग बजट और IMF। क्या शराइत होंगी? वफाकी हुकूमत क्या 3 महीने बाद शहबाज शरीफ जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने वाले हैं? ऐसी भी कोई बात हो रही है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF का पाकिस्तान को रियायत देने से इनकार, ये ज़राए हमें बता रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो अगला कर्ज का प्रोग्राम है उसके हवाले से कुछ इख्तिलाफात बरकरार हैं। हुकूमत कुछ रिलीफ देना चाहती है, IMF नहीं मान रही। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के और प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर भी हैं। शहरयार खान मेहर साहब मेंबर है कौमी असेंबली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक। पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ कह रही है कि हमें तो इन्होंने बजट के हवाले से कुछ बताया ही नहीं और ना हमें इन्होंने किसी तरह का किसी चीज़ में इन्वॉल्व किया है और ना कोई हमें अपडेट की है, खुद से ही बजट बना रहे हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई नो टाइम इज प्रेशियस बट थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड आई नो कि आप ट्रैवल कर रहे थे बट यू स्टॉप्ड ऑन योर जर्नी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। ये IMF के हवाले से जो अब तक इत्तलात आ रही हैं तो काफ़ी हद तक तो तय हो गया है, बट वो कौन से नुकात हैं जिस पे कि हुकूमत रिलीफ देना चाहती है और IMF नहीं, IMF जो है वो नहीं शायद मान रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अभी तो इसकी डिटेल में जाना तो मेरे ख्याल से कबल वक्त होगा। बहुत सारी चीजों के ऊपर है। उन्होंने हमें जो कुछ टारगेट्स दिए कि सैलरी क्लास के ऊपर कुछ टैक्सेस का उनका ख्याल था कि लगना चाहिए है, उस पर गवर्नमेंट ने बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा रेजिस्ट किया कि जो सैलरी तबका है वो ऑलरेडी जो है एक बड़ा टैक्स पेयर है और उस पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता।
तो ये एक आइटम है जो मैं आपसे इसकी और डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक ऐसा नुक्ता है। देखें, IMF ओवरऑल समझता है कि हमें जो टैक्स के पॉलिसी मेजर्स हैं वो एक बड़ी अमाउंट में लेने की जरूरत है, जो कि तकरीबन 1600 से 2000 अरब के हैं, जो नए टैक्स पॉलिसी मेजर्स हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे एरियाज में हम समझते हैं कि वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उधर प्रोटेक्शन जारी रहनी चाहिए है, या एक आम आदमी से उसका तल्लक है, उसके ऊपर हम बोझ नहीं डालना चाहते। तो वो ओवरऑल एक पिक्चर देखते हैं कि हमें टैक्स का एक नंबर जो है वो कलेक्ट करना है। तो वो इस तरह की चीजों पे जो है वो बहस मुबाहिसा नॉर्मल रूटीन है। कोई ऐसी कोई रुकावट नहीं, मैं आई अंडरस्टैंड कि रुकावट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हुकूमत पुश तो कर रही है ना कि मतलब है ये कहीं जहां रिलीफ आवाम को मिल सके। देखिए, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये है कि ऑलरेडी टैक्स पेयर के ऊपर बोझ ना डले और आम आदमी पे बोझ कम से कम डले या बिल्कुल ना डले। और इन प्रिंसिपल के तहत हम जो है IMF से नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं मुतासिर तरीन तबके को, उसके साथ साथ वो तबका जो टैक्स नेट में नहीं आता या टैक्स एवेजन करता है उसको हम टैक्स नेट पे लाना चाहते हैं। बिल्कुल हम IT सेक्टर को जो है वो एक अच्छा पैकेज देना चाहते हैं। फिर PSDP के साइज के ऊपर बहस है कि PSDP का जो साइज है वो कितना होना चाहिए। हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक अच्छे साइजेबल PSDP की जरूरत है अगर हमने ग्रोथ लेके आनी है, और हमने अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के और दीगर जो हमारे प्रोजेक्ट्स नेशनल नौयत के हैं जिनको मुकम्मल करना है, उस पर बहस है। तो इस तरह की मुख्तलिफ बहसें चल रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो फाइनल रिजल्ट निकल रहा है वो पाकिस्तान के मुफाद में है, वो एक आम आदमी के मुफाद में, और जो IMF की शराइत भी हैं वो भी रिफॉर्म एजेंडा का हिस्सा है हमारे। जो ओवरऑल हम समझते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, उसका एजेंडा है। तो इंशाल्लाह ताला 12 को जो है वो बजट अनाउंस होने जा रहा है और चीजें उससे पहले फाइनल। अच्छा राणा साहब, आपने बजट ओके ऑब्वियसली उससे पहले तो हो जाएंगी। आप कह रहे हैं 12 को अनाउंस होने वाला है पीपल्स पार्टी के। आज खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि आपने उन लोगों को तो इन्फॉर्म ही नहीं किया, ना उनको मुशावरत में शामिल किया, ना उनको ये पता है कि कौन सा बजट आ रहा है और किस तरह का बजट आ रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो इसाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इसाक डार साहब, वो राब्ते में हैं, सिंध गवर्नमेंट से भी राब्ते में हैं और पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी राब्ते में हैं। उसके साथ साथ एक कमेटी बनाई गई है जो इंगेज कर रही है, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी से इंगेज कर रही है बल्कि MQM से जो है इंगेजमेंट भी जारी है। तो डेफिनेटली अगर PSDP के हवाले से उनसे मुशावरत होगी, बल्कि कल जो NEC की मीटिंग है उसके अंदर भी रिप्रेजेंटेशन पूरे पाकिस्तान से होगी और उसकी जो नुमाइंदगी है वो प्रेसिडेंट ने ही अप्रूव की है। तो हम राब्ते में हैं अपने कोलिशन पार्टनर से, और देखें अभी तो बजट पेश होगा, फिर हर जो पार्टी है वो अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है, वो उनको हम सुनेंगे, देखेंगे, और जो चीजें एडजस्ट हो सकी, जहां कोई मुशावरत के साथ असेंबली के अंदर ये कंसेंसस बिल्डिंग हुई कि चीजें चेंज करने की जरूरत है, तो वो भी कर दी जाएंगी। तो ये बिल्कुल हम कंसल्टेशन में हैं। ठीक, आई विल कम बैक टू यू। शहरयार खान मेहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शहरयार साहब, आपने राणा साहब की गुफ्तगू तो सुनी, लेकिन हुकूमत ने बजट से मुतालिक कुछ नहीं बताया। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तो राणा साहब तो इसके बिल्कुल मुख्तलिफ बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सबसे राब्ते में है, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। नहीं, देखें मैं राणा साहब की बात से टोटली डिसएग्री करूंगा। कोई राब्ते में नहीं है। जहां तक NFC की उन्होंने बात की, तो NFC के लिए तो हमारे प्रोविंशियल जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं या चीफ मिनिस्टर्स, वो तो ऑब्वियसली हर मीटिंग में होते हैं और उनको बुलाया जाता है। ठीक, वो तो शायद उन्होंने रखी है, वो आएंगे ज़रूर। लेकिन जो फेडरल हमारी पार्लियामेंट है, नेशनल पार्लियामेंट है, वो खुर्शीद शाह साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। इसाक डार साहब किसी से राब्ते में नहीं है। और राणा साहब ने जिक्र किया कि उन्होंने कोई कमेटी बनाई है जो उनके इत्तेहादी और अलाइज से राब्ते में है। तो अगर ऐसी कोई कमेटी बनी भी है तो वो शायद गवर्नमेंट पार्टी के इल्म में होगी। ना हमारे से किसी ऐसी कमेटी का राब्ता हुआ है, ना किसी ने अभी तक कांटेक्ट किया है। तो इन अ वे खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमारे से कोई इस तरह की कंसल्टेशन नहीं हुई। और नॉट ओनली द बजट, ऑल अलोंग ये वीट क्राइसिस, ये इश्यूज़, हमने बहुत कोशिश की कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट अपने प्रोविंस के हवाले से
द गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू कंसल्ट इट्स अलाइज और अलाइड पार्टीज, किसी चीज में कंसल्टेशन नहीं हो रही इनकी। अच्छा, तो शहरयार साहब देन फिर मंजूर वसान साहब के ख्वाब जो हैं वो कभी कभी उनकी ताबीर ठीक भी हो जाते हैं। आज जो उन्होंने ख्वाब देखा ये ऐसा हो सकता है। शहरयार इज लाफिंग बट दैट्स अ पॉसिबिलिटी ही इज सेइंग, एंड ऑब्वियसली यू नो वी हर्ड लिटिल चिड़ियाज डूइंग दीज रूमर्स इन इस्लामाबाद व्हेन आई वाज आल्सो देयर जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो कि जी 3 माह बाद बजट देने के बाद वफाकी काबीना जो सॉरी काबीना नहीं, नेशनल असेंबली तहलील कर देंगे शहबाज शरीफ साहब शायद। देखें, मंजूर वसान साहब हमारे सीनियर रहनुमा हैं, लेकिन उन्होंने ये बहुत पहले बात की थी कि मेरी ये प्रेडिक्शंस होती हैं, मेरे पास कोई सोर्स नहीं होता जो मुझे इन्फॉर्म करता है, तो ये उनकी एक प्रेडिक्शन है जिससे मैं एज अ ज़ाती तरह मैं रिप्रेजेंट तो अपनी पार्टी को कर रहा हूँ, लेकिन अपनी ज़ाती हैसियत में मैं एग्री उनसे इसलिए नहीं कर रहा कि देखें, उनका कहना कि फेडरल गवर्नमेंट चली जाएगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स चलती रहेंगी जी। इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट बनी हुई है, मेरे ख्याल से इससे बेहतर एटमॉस्फेयर बन नहीं सकता। 2 मुल्क की मेन जमातें फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं इन अ वे, एक स्ट्रॉन्ग जमात अपोजिशन है और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, बाकी जो इतने रेलेवेंट लोग नहीं थे, वो थोड़ी छोटी पार्टियां जो थी वो ऑलरेडी अपोजिशन में बैठी हैं और जो मेन पार्टियां हैं वो गवर्नमेंट में हैं। तो इससे बेहतर एटमॉस्फेयर और एक गवर्नमेंट कल्चर बन नहीं सकता। ठीक, तो मैं नहीं समझता कि ये गवर्नमेंट किसी भी तरह जाएगी। अगर ये गवर्नमेंट जाती है तो व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो इलेक्शन में कोई बाहर से लोग तो नहीं आ जाएंगे, मेरे जैसे, राना साहब जैसे, मंजूर वसान साहब जैसे ही लोग घूम फिर के आएंगे ना। तो अगर इन्हीं लोगों को लाना है तो वाई वेस्ट नेशनल एफर्ट्स और इतना बड़ा इलेक्शन और इतनी बड़ी चीजें, क्योंकि सुनने में आ रहा है ना कि इलेक्शन के बजट और जिस जी ठीक, सुनने में ये आ रहा है कि बजट के बाद तहरीके इंसाफ भरपूर तरीके से जो है वो एजिटेट करेगी, एजिटेशंस भी होंगी, बातें भी होंगी, और जाहिर सी बात है ये आई मीन लाइक ये एक नेचुरल सी बात है कि एक तो सिंपैथी वोट भी उनके साथ है, उनका ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। यू पीपल हैव टू टेक टफ डिसीजंस, सो आप लोगों का ऑटोमेटिकली ग्राफ नीचे आ रहा है, स्पेशली PMLN का। राणा साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये सारे मामलात होते हुए आप लोगों ने एक और ये मामला क्यों कर दिया फ्रॉम द पंजाब असेंबली? व्हाई वुड यू पास अ बिल हद तक इज्जत का जो आपने किसी सहाफी से कंसल्ट नहीं किया, किसी से नहीं किया, अब उसको किसी को भी उसमें हद तक इज्जत में आप उठा लेंगे और पकड़ लेंगे। यू नो दैट ऑल द जर्नलिस्ट एसोसिएशन वो ना सिर्फ कोर्ट जाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, आपने ये कहा है, आपकी तरफ से पंजाब से मुझे पता चला है कि वहां के पंजाब के PMLN के लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने हमें डिच किया, फिर गवर्नर ने ये साइन कर दिया। सारी सहाफती तंजीमें ये कह रही हैं कि काला कानून हम नहीं मानेंगे और हम सारे सेशंस बायकॉट करेंगे, इवन बजट भी बायकॉट करेंगे। देखिए, ये पंजाब से अगर आप नुमाइंदा ले लेते तो वो उसकी बेहतर आपको सूरत हाल बताते, लेकिन देखें जो मेरा इस पे मौक़िफ़ है वो तो ये है कि जो डेफेमेशन लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो गैर फाल हैं, और पाकिस्तान में आपने शायद ही सुना हो कि उन लॉज के तहत किसी को फाइन हुआ हो या किसी ने कोई सजा काटी हो या किसी को कोई भी प्यूनिटिव कोई पनिशमेंट मिली हो। तो ये लॉ का एक इसको प्रोपेगेट किया जा रहा है कि बिल्कुल ये कोई काला कानून है और जिसको मर्जी आप जो मर्जी कर लें, ऐसे नहीं है। अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो उसको इल्ज़ाम जो है वो साबित करना होगा, उसके लिए उसको शवाहिद पेश करने होंगे, उसको प्रूफ करना होगा कि उसकी एक्यूजेशन जो हैं किसी हद तक दुरुस्त हैं, और अगर वो नहीं कर पाएगा तो उसको फिर फाइन किया जा सकता है पहले स्टेज पे 3 मिलियन रुपीस का। फिर उसके पास पूरा वो हक है कि उसको वो किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकता है। बहरहाल देखें, ये पंजाब हुकूमत ने जो बेहतर समझा उन्होंने एक डेफेमेशन लॉ लेके आए, लेकिन इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये बिल्कुल प्रोपेगेट किया जा रहा है कि ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जो जिम्मेदारी आती है वो उसके अंदर इंश्योर की जा रही है कि वो जिम्मेदारी के साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हो। बहरहाल अगर कोई समझता है कि ये काला कानून है तो उसके पास पूरा हक है कि वो कोर्ट में जाए, और फिर वहां से जो फिर रिजल्ट निकलेगा वो अवाम के सामने आ जाएगा। तो आपके इत्तेहादी आपके साथ है इस कानून में? पीपल्स पार्टी तो मुझे नहीं लगता आपके साथ होगी इस कानून में।
देखिए, पीपल्स पार्टी जो है, गवर्नर साहब ने अपना मौक़िफ़ जरूर दिया उसके बारे में, लेकिन उन्होंने उसको बिल को वापस नहीं भेजा। अगर वो वापस भेजा होता तो फिर वो रिटर्न हो जाता। बहरहाल जब वो भी छुट्टी पे गए तो जो एक्टिंग गवर्नर थे उन्होंने पास कर दिया। दैट नाउ इट इज कंसिडर्ड लॉ। शहरयार साहब, पीपल्स पार्टी कब से ऐसे लॉज का हिस्सा बनने लग गई? आप लोग भी मतलब ये होगा। अच्छा, तो फिर मंजूर वसान साहब पे भी हत्या की इज्जत का दावा कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? वो ये कह सकते हैं कि किस तरह, क्या सोर्स था, कैसे आपने कैसे ख्वाब देख लिया? देखें, वो तो एज आई सेड कि उनकी एक पर्सनल ओपिनियन या प्रेडिक्शन है। नहीं, तो उस पे भी हत्या की इज्जत लग सकता है ना। आप तो पर्सनल ओपिनियन आप नहीं दे सकते, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। नहीं, वो एज यू सेड कि ये तो वाकई एक ब्लैंकेट लॉ है और इसको आप किसी को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसका हिस्सा नहीं हैं। आपने शायद सही राना साहब की बात नहीं सुनी। गवर्नर जो थे उन्होंने उसको वापस नहीं भेजा, लेकिन जो एक्टिंग गवर्नर थे उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने उस लॉ को अप्रूव कर दिया। सो पीपल्स पार्टी इन अ वे वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, और हमारी लीडरशिप की तरफ से भी इसके अगेंस्ट ही स्टेटमेंट्स आई हैं कि वी डू नॉट सपोर्ट दिस लॉ, और ये एक आई वुड से कि बेसिक ह्यूमन राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट की तरफ जा रहा है। तो ऐसे लॉज को रिकंसिडर ज़रूर करना चाहिए। नहीं तो शहरयार साहब, आप अपने कोalition पार्टनर्स को कोई मशवरा नहीं देंगे? मतलब है कि डोंट यू थिंक दिस इज फर्दर डैमेजिंग फॉर यू? मतलब है, एक तो वैसे ही आई मीन लाइक पॉपुलैरिटी इज लिटरली नोज डाइविंग, और दूसरा उस पर पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी, ये तक कि यूनाइटेड नेशंस तक बात पहुंच गई है, उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको उस पर स्टे दे दिया है। तो मतलब है, हाउ इज दैट फेवरेबल टू यू? मैं समझता हूं कि हमारी लीडरशिप की तरफ से ये ज़रूर PMLN की लीडरशिप को कन्वे हुआ है, लेकिन जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया कि हमारी इस वक्त जो गवर्नमेंट पार्टी से ताल्लुक़ चल रहा है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमें हर चीज़ में कंसल्ट नहीं करती। ना कोई ऐसी कमिटीज़ बनी हुई हैं जो कि डे टू डे कोई टॉक्स करें, कोई असेंबली इश्यूज़ को इन्वॉल्व हो एक दूसरे के साथ। ऐसा भी कोई कल्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ। हमारी इसी सिलसिले में बहुत बहुत शुक्रिया शहरान साहब फॉर जॉइनिंग मी टुडे। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।